वेलकम बच्चों, मैं डीके मिश्रा आप लोग का इस टेस्ट डिस्कशन में स्वागत कर रहा हूँ। और ये जो पेपर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पेपर था। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस ये डिस्कस करेंगे। और आप लोग देखिए इसमें मेथड क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल मेथड वो मैं कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास और बढ़िया मेथड है तो मोस्ट वेलकम, गुड लक। और वो मेथड हमें भी बताइए। एक क्वेश्चन को अगर हम बेस्ट पॉसिबल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारी इफिशियंसी बढ़ती है, टाइम कम लगता है, एरर होने के चांसेस कम होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन लेते हैं, द सेगमेंट ए बी ऑफ वायर कैरिंग आई वन इज प्लेस परपेंडिकुलर टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई टू एज सोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाई स्ट्रेट वायर इज। तो देखो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और आप लोग इसको कई बार बुक में देखे होंगे। जब आप बुक में इस क्वेश्चन को देखते हो तो ये क्वेश्चन कैसा अपीयर होता है, जनरली ये बुक में इस तरह से दिया होगा। आई वन करंट है, इनफाइनाइट वायर है और ये आई टू इधर दिया जाता है, ए डिस्टेंस पे दिया होता है और ये बी होता है। जनरली हम ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में करते हैं। बिल्कुल वही है, एक एलिमेंट लिखते हैं एक्स डिस्टेंस पे, डी एक्स थिकनेस का, इस पे फोर्स डी एफ देखते हैं और सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई लॉग ए प्लस बी अपॉन ए। तो ए प्लस बी टोटल वैल्यू यहाँ 2a दी हुई है और ए ही है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई लॉग ए प्लस बी की जगह पे 2a अपॉन ए। तो बेटा जब आप 2a अपॉन ए करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, लॉग 2 बचेगा। अब log 2 और म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आपको क्लियरली दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से ये पहला ऑप्शन बी हो गया। लेफ्ट में हो वायर, राइट में हो वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल डायरेक्शन ऑफ फोर्स का फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं तुम्हें और बताना चाहूं, बिकॉज इस वायर की वजह से इधर क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इधर डॉट, तो डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ आएगा। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। सोल्यूशन के लिए स्पेस था लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब अगला क्वेश्चन है, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, इसके बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा इसमें। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है, enter into a uniform magnetic field acting normal to the plane of their motion. The ratio of radii of the circular path described by the proton and alpha. तो बेटा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एम वी अपॉन क्यू बी। अब कह रहा है कि सेम वेलोसिटी से इंटर किए, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो रेशियो किसका हुआ? मास और चार्ज का। तो प्रोटॉन अपॉन अल्फा को आप लिखो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा। बिकॉज देखो हो क्या रहा है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड दिस रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो अब चार्ज अल्फा का ऊपर, चार्ज प्रोटॉन का नीचे। मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 4m। चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर e है तो चार्ज ऑफ अल्फा होगा 2e। तो बेटा यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 1:2, 1:2। तो दूसरा का आंसर हो गया पहला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ऊपर होगा तीसरा क्वेश्चन। When a charged particle moves perpendicular to the magnetic field। देखो बेटा अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे, मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स वैसे भी जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट आता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उन दोनों प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होता है। तो फोर्स परपेंडिकुलर हो गया। अब फिर से क्वेश्चन देखो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन, जब फोर्स परपेंडिकुलर हो गया तो वो
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, बट स्पीड अप और स्पीड डाउन नहीं कर सकता। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज्ड, बिल्कुल सही लग रहा है। स्पीड ये गलत लग रहा है, और भी देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज गलत है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ही तो हर वक्त चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन सेम गलत है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदलता रहता है, कभी सेंटर वो माइनस वाई में आ जाता है, कभी सेंटर माइनस एक्स में आ जाता है, कभी सेंटर प्लस एक्स में आ जाता है, कभी सेंटर प्लस वाई में आ जाता है, अगर हम एक सर्कुलर मोशन ले तो ये चौथा भी गलत है, सिर्फ बी सही है। तो तीसरे का आंसर क्या हो गया बेटा? बी। अब आ जाते हैं फोर्थ है अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q moving with velocity v describe a circular path, okay, of radius r when subjected to a uniform transverse magnetic field of induction b. Work done by magnetic field when the particle completes one full revolution. याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्क डन होगा वो मैग्नेटिक फोर्स, मान लो ऐसे डॉट डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसे हम वी डी टी लिख सकते हैं, बिकॉज v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो डी एस बी डी टी, एफ और v दोनों परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। तो फोर्थ का आंसर क्या सही हो जाएगा? जीरो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज इक्वल टू 100 टाइम्स द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो जो चार्ज हो गया वो 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, यानी 100 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 17 कूलम। रोटेटिंग पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड है, 1 पर सेकेंड है। सर्कुलर पाथ रेडियस 0.8 मीटर। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बताना है सर्कुलर करंट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, बट आई डायरेक्टली नहीं दे रखा है, आई के लिए इनडायरेक्ट बातें दे रखी है। आई हमेशा चार्ज अपॉन टाइम पीरियड लिखते हैं, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 1 है तो चार्ज जितना है उतना ही करंट हो जाएगा। अब आप लिखोगे म्यू नॉट, करंट हो गया जितना चार्ज है क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 है, आर की वैल्यू है 0.8, तो 2 इंटू 0.8 1/1.6, 1.6 कैंसिल, तो इट इज म्यू नॉट इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 17 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया बेटा? सेकंड बी पार्ट हो गया इसका आंसर। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ साइक्लोट्रॉन is used to accelerate proton, neutron and alpha particle. If the energy attained after acceleration by the proton is E, then energy attained by alpha particle shall be. तो साइक्लोट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम जानते होगे, 2 डी होते हैं और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं, हल्का होता है वो। तो जो इसमें एनर्जी निकालने के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, बिकॉज एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। मान लो एक कॉमन आर रेडियस को अचीव कर रहे हैं तो r इज mv/qb, और अगर मैक्सिमम स्पीड निकालनी हो तो रेडियस फुल हो जाता है, ये हो गया। अब वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो यहां पे, q² b² r² अपॉन m², तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाता है q² b² r² अपॉन ट्वाइस m। अब कह रहा है प्रोटॉन की एनर्जी E है, तो प्रोटॉन की एनर्जी को E लिख देता हूं मैं। प्रोटॉन का चार्ज B इज कॉमन फॉर ऑल, R इज कॉमन फॉर ऑल, 2 मास ऑफ प्रोटॉन। अब अल्फा की एनर्जी क्या होगी? अल्फा का चार्ज 2e, यहां से मैं लिख रहा हूं b² r², अल्फा का मास 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर, ये जो है, ये जो 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, नीचे 4 से कैंसिल हो जाएगा,
और सॉल्व करने पे एग्जैक्टली वही आएगा जो किसका आ रहा था, न्यूट्रॉन का, यानी इसकी भी एनर्जी ई के बराबर आने वाली है. सो सी शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 का सी शुड बी द राइट आंसर. अब आ जाते हैं 7th में. अगेन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल आ गया. A proton and an alpha particle enter a uniform magnetic field perpendicular with same speed. Okay. A proton takes 25 microsecond to complete 5 revolution. तो बेटा टाइम पीरियड क्या हो गया, 1 रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है, तो 5 रेवोल्यूशन के 25 माइक्रोसेकेंड 25, तो 1 के क्या होगा 25/5 यानी 5 माइक्रोसेकेंड हो गया. तो टाइम पीरियड 5 माइक्रोसेकेंड हो गया किसका, प्रोटॉन का. अब अल्फा पार्टिकल पूछ रहा है टाइम पीरियड होता कितना है, 2πm मान लो प्रोटॉन का इतना था अपॉन क्यूबी, क्यू इंटू 2πm/क्यूबी. ये गिवन है, ये क्या गिवन है, ये गिवन है 5 माइक्रो. अब अल्फा का देख लेते हैं, 2π मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा इंटू वे. तो मास ऑफ अल्फा क्या होता है बेटा, 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. चार्ज क्या होता है, 2 मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये ट्वाइस हो गया टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज ये 4 इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 ऊपर आ गया, 2 एक्स्ट्रा हो गया. और प्रोटॉन का टाइम पीरियड 5 था माइक्रोसेकेंड, तो ये 10 माइक्रोसेकेंड, 10 माइक्रोसेकेंड इज द राइट आंसर. तो कहीं से भी कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं था. अब 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अगेन प्रोटॉन आ गया, एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इतना, यानी बी की वैल्यू दे रखी है विद अ यूनिफॉर्म. ये बी इनडायरेक्टली होता है बिकॉज फ्लक्स इज बेसिकली बी ए होता है, तो बी इज वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. बी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, 30 डिग्री फोर्स. तो प्रोटॉन का चार्ज भी हमें पता है, क्यू वी बी साइन थीटा. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया. क्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻7, बी इज 1.5, साइन 30 हाफ. तो हाफ इसलिए दिया कि 2 से कैंसिल हो जाए. 1.5 इंटू 16, 1.5 इंटू 16 को आप कैलकुलेट कर लीजिए. तो और इसके बाद इसके सारे पावर को आप कैलकुलेट करिए, तो आ रहा है ये 24 और ये -12 आ जाएगा. डायरेक्ट है आंसर, आई थिंक यस, सी इज द डायरेक्ट आंसर. तो डायरेक्ट आंसर हो गया सी इसका, 8th का. अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे. नीचे या ऊपर चेक कर लेते हैं, ऊपर है. If proton, neutron and alpha particle are being accelerated by same potential difference, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली Q डेल्टा V हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. देन अरे तो काइनेटिक पूछा है सीधे सीधे, वेरी नाइस. के अल्फा, के प्रोटॉन, के न्यूट्रॉन, के अल्फा. के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाएगा बिकॉज ये सेम है. चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ अल्फा. तो ये हो जाएगा बेटा, इसका चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, 1:1:2. अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. 9th का डी हो गया. अब आपको ये अगर नहीं पता तो आप फंस जाएंगे. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर्स रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल 90 डिग्री पे to the field with same kinetic energy. They describe circular path this and this then. तो कंपेयर करना है. रेडियस का मैंने बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला बता रखा है, ये तो होता ही है. इसको मैं P/QB, P को √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB लिख सकता हूं. काइनेटिक एनर्जी सेम है. अब आपको मास और अब इसमें कौन कौन दिया, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों का चार्ज भी सेम है, तो सब सेम है, यानी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास प्रोपोर्शनल है. तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज फार फार ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका मास बढ़ा उसका रेडियस बढ़ा, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। A very long straight wire carries a current I at the instant when a charge plus Q at a point P has velocity V. अब देखो इसकी वजह से इधर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएंगे। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज मूव कर रहा है जिस पे प्लस क्यू चार्ज है। तो पुट योर थंब हियर, फिंगर इनसाइड एंड कर्ल करो तो बाहर की तरफ फोर्स आएगा। मैंने एक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बता रखा है, वीडियो में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के वीडियोस में आप जाइए और उस वीडियो में आप ये सारे सीख सकते हैं। राइट हैंड थप्पड़ रूल मैंने बताया था। ऊपर होता है ओ आई, तो अलोंग ओ आई। ये जो पूरा टेस्ट का पेपर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से पेपर डाउनलोड कर लीजिए। सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल ही रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर and total charge q rotates about its diametric axis with constant angular speed omega. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्फीयर, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का एक कॉन्सेप्ट बता रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज q अपॉन 2m। l इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी जो गिवन है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया 2/5 mr² इंटू ओमेगा। तो देखो बेटा मास कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 1/5 q ओमेगा r²। तो 1/5 q ओमेगा r² इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 12 के बाद 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है a plain metallic sheet is placed with its face parallel to the lines of magnetic induction B of a uniform field. A particle of mass m and charge q is projected with a velocity v from a distance d from the plate normal to the lines of induction. Then maximum velocity of projection for which the particle does not hit the plate. तो इसको अगर आप ड्रॉ कर लेते हो डायग्राम ढंग से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैंने प्लेट मान लिया, 3D होगा, अंदर की तरफ होगा, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ होगी ये। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, ऐसा कुछ एज्यूम कर रहा हूं जो हमने किया हो पहले से ही। अब जो क्रॉस है यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और प्लेट का सीट भी तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल हो गए। अब मान लो ये बाउंड्री है, चार्ज मैं यहां से इन करा रहा हूं, इसमें टकराए ना तो ये, अब आपको पता है ऐसे इन करेंगे तो 90 डिग्री पे फोर्स इधर लगेगा और ये सर्कल बनेगा ऐसे। तो ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस डी इनके बीच में इससे छोटी हो, यही तो होना चाहिए। तो रेडियस शुड बी लेस देन डी, ये पढ़ाया हुआ क्लास में। ऐसे अगर ऐसे इंटर करेगा तो सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल, और ये होता है एम वी। पूछा क्या था, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके, एम वी बाई क्यू बी शुड बी लेस देन डी, सो वी शुड बी लेस देन क्यू बी डी अपॉन एम। इस लेस देन और इक्वल टू पे टच हो जाएगा, लेस देन होना चाहिए, तो कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे कम हो तो ज्यादा सही है। क्यू बी डी अपॉन एम, क्यू बी डी अपॉन एम कौन सा ऑप्शन हुआ, बी, इससे कम होना चाहिए। डज नॉट दिस मैक्सिमम वेलोसिटी, हाँ जी, वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू, तो मैक्सिमम इतना हो गया। आई एम सॉरी, डिस्टेंस में सोच रहा था, वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू, वैसे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इक्वल टू होगा टच करते हुए आ जाएगा, ऐसे टच करते हुए इतने को रेडियस मान लेंगे। तो वेलोसिटी मैक्सिमम इतनी होगी, इससे कम बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन ऊपर है। A uniform magnetic field B is acting from south to north and is of magnitude 1.5 Weber per meter square. ओके, साउथ टू नॉर्थ, तो बेटा डायरेक्शन जरा थोड़ा सोच लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर एक्ट कर रहा था ऐसे,
दिया हुआ है, इफ प्रोटॉन हैविंग मास इतना, चार्ज इतना, मूव्स इन द फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड यानी देखो नॉर्थ साउथ तो ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। मान लो ये तुम्हारा अपने पेपर पे व्हाइट शीट पे तुम लिख रहे हो ना, ये है नॉर्थ साउथ, नीचे सबसे पेपर आपका हाथ जहां नीचे पहुंचता है वहां इसको साउथ लिखो, और टॉप वाला जो मार्जिन होता है सीट का उसे नॉर्थ लिखो। तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो बेसिकली प्लेन ऑफ अर्थ ही है, और मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर है यानी उसे क्रॉस मान लो ऐसे। दिस फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड यानी क्रॉस है, एनर्जी इतना, फोर्स बता रहा है। तो एनर्जी अगर दिया जाए तो Q इंटू डेल्टा वी इज एनर्जी, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जरा जरा सोचो। तो यहां से आप एनर्जी को मेगा को लिख सकते हो 5 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, जूल में लाने के लिए आपको लिखना होता है 1.6 इंटू 10 पावर-19, और ये होता है बेटा ½ mv²। तो यहां से स्पीड आ जाती है, 2 ऊपर चला जाएगा, मास नीचे, तो यानी 2 इंटू 5 10 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, 10 और 1.6 लिख दे रहा हूं इंटू ये 10 पावर-13 हो गया अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन है ना ये, तो प्रोटॉन लिखोगे आप। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस एंड दिस, चार्ज हैविंग मास, कोई प्रोटॉन हैविंग मास, तो मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी आ गया, फोर्स होगा क्यू वी बी। फोर्स क्या होगा बेटा? क्यू वी बी। क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर-19, वेलोसिटी इतना सारा, बी गिवन है। अब इसको अगर पुट करके सॉल्व करो आप, तो देखोगे आप ये सेकंड ऑप्शन एग्जैक्टली आ जाएगा विदाउट चेंजिंग एनी वैल्यू और टेकिंग अप्रोक्सीमेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 पावर-12 कूलम मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी क्या दे रखी है बेटा? वेलोसिटी इज गिवन एज 10 एक्स डायरेक्शन यानी आई कैप, चार्ज की वैल्यू 10 पावर-12, वेलोसिटी दे रखा है 10 पावर 5 एंड आई कैप, और चार्ज दे रखा है, फोर्स दे रखा है 10 पावर-10 इन वाई डायरेक्शन। देन मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा मिनिमम क्यू वी बी होता है, तो फॉर्मूला पढ़ते हो आप लोग, क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो अगर V आपका आई कैप है, ये आई कैप है, और फोर्स आ गया जे कैप, तो जरा देखो आई जे के होता है, तो नेचुरली आंसर जेड डायरेक्शन ही होना चाहिए, आई क्रॉस, और ये क्या था? इलेक्ट्रॉन था, क्या था? एक सेकंड जरा फिर से देखें हम लोग। पार्टिकल ऑफ चार्ज दिस मूविंग इन वाई डायरेक्शन हो गया, फोर्स वाई में है, एक्स डायरेक्शन, तो जेड ही होगा, वैसे माइनस जेड होना चाहिए, आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो जे आना है तो के माइनस के साथ होना चाहिए, बस चलो जेड डायरेक्शन सब में है तो इसमें हमें वरी नहीं होना है। और हमसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स होगा क्यू वी बी साइन थीटा, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी साइन थीटा, तो बी इज इक्वल टू बी मिनिमम ओनली पॉसिबल व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो f की वैल्यू गिवन है, पुट कर लो, इट इज 10 पावर-10, q की वैल्यू 10 पावर-12, v की वैल्यू 10 पावर 5, तो नीचे आ गया -7, ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा -10, तो ये ऑलरेडी है। तो इस तरह से बच्चों ये डिस्कशन पार्ट खत्म हुआ। आई होप आप लोग को एक एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और आप लोग इसके पीडीएफ को अपने इंस्टाग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा,
और इसमें मुझे लगता है कि अगर आपसे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हो जा रहे हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 10 क्वेश्चन से ज़्यादा सही किए हैं तो आपका बेसिक ठीक है। अगर आप 15 के 15 क्वेश्चन एक्यूरेट कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन जेई एडवांस लेवल पे अच्छी चल रही है। और अगर आपकी क्वेश्चंस 8 से नीचे आ रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, तो उन दोनों केसेस में आपको दोबारा से इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। हिम्मत नहीं हारिएगा, चाहे एक क्वेश्चन सही हो चाहे 2 क्वेश्चन सही हो, टेस्ट हमेशा देना चाहिए, पेपर हमेशा सेल्फ करना चाहिए, कॉपी नहीं करनी चाहिए, हिंट बिना हिंट के करना चाहिए। तो फिर अगले वीक एक और पेपर लेके आऊँगा 12 सीरीज़ की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक